हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डायूरेटिक्स इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन। तो इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन पे डायूरेटिक का क्या इफेक्ट होता है यही हम देखने वाले हैं। और एक तरह से ये जो पूरी डायूरेटिक है, ये पांचों टाइप की, ये पांचों, इसका ये समरी है कि क्या हमको डायूरेटिक का इलेक्ट्रोलाइट पे हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमको तभी समझ में आएगा जब हम ये सारे को डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पांचों डायूरेटिक्स जो हमने डिटेल में बता रखा है आगे इन सारे टॉपिक्स में, इसको देख लें। उसके बाद ये समरी हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए डायूरेटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होती हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड है, ठीक है। तो ये एसिटाजोलामाइड क्या करती है, ये मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसको इनहिबिट कर देती है। और जब इसको इनहिबिट करेगी तो देखिए सोडियम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए सोडियम इंक्रीज होगा यूरिन में, ठीक है। यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये इनहिबिट हो जाएगा ये, तो ये जो सोडियम और ये प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर थे ये वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, डायरेक्ट जो ये बाइकार्बोनेट यहाँ से क्रिएट हुआ है डायरेक्ट चल जाएगा यूरिन में, और ये सोडियम का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इस तरीके से। इस वजह से हमको यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी और बाइकार्बोनेट और ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट यहाँ से यही ब्रेक डाउन हो रहा था यहाँ पे इस रिएक्शन के जरिए। ये रिएक्शन नहीं होगी तो बाइकार्बोनेट पूरा हमारा चला जाएगा यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक। तो ये हमारा बाइकार्बोनेट हो गया। और उसके बाद हम पोटेशियम की बात करें, देखिए पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए सोडियम का, यहाँ पे देखिए सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसके थ्रू सोडियम यहाँ ज़्यादा आएगा। और जब सोडियम यहाँ ज़्यादा आएगा तो ये सोडियम पोटेशियम एंटी ट्रांसपोर्टर जो है ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग डक्ट में, इस वजह से पोटेशियम का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्लोराइड की बात करें तो देखिए क्लोराइड नॉर्मल भी रह सकता है, हल्का फुल्का इंक्रीज भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड का इफेक्ट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्लोराइड का। और कैल्शियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और मैग्नीशियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और प्रोटॉन देखिए ये इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसका सिक्रेशन कम क्यों होगा यूरिन में, क्योंकि ये देखिए यहाँ से सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर वर्क नहीं करेगा, इस वजह से प्रोटॉन यहाँ सिक्रेट नहीं होगा, इस वजह से यूरिन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में हम बात कर लिए कि सोडियम इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा, पोटेशियम इंक्रीज होगा, क्लोराइड नॉर्मल या इंक्रीज होगा, और कैल्शियम जो होगा ये कोई चेंजेस नहीं, मैग्नीशियम में भी कोई चेंजेस नहीं, और प्रोटॉन की बात करें तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब हम बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स की। तो देखिए लूप डायूरेटिक्स यहाँ पे वर्क करती हैं, हमको मालूम है लूप डायूरेटिक्स यहाँ वर्क करती हैं। और यहाँ पे जब वर्क करेंगे देखिए सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ये ब्लॉक करती हैं। इस वजह से जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जब यहाँ से सोडियम और ये पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा ना तो यहाँ से पूरा प्रेशर के साथ यूरिन इधर जाएगा, इस वजह से बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस वजह से यूरिन में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन हल्का फुल्का बढ़ जाएगी। और पोटेशियम की बात करें तो देखिए पोटेशियम में भी वही है कि जब सोडियम यहाँ नहीं एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम एंटी ट्रांसपोर्ट जो है ये ज़्यादा वर्क करेगा, इस वजह से पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी। और क्लोराइड देखिए यहाँ पे क्लोराइड चैनल ही ब्लॉक हो रहा है, इस वजह से क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा यूरिन में। और कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा। और कैल्शियम इंक्रीज होने का मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए कैल्शियम इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि जब यहाँ से सोडियम नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ये सोडियम यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड एंटी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, इसके जरिए यहाँ पे सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जब यहाँ सोडियम इस सेल में ज़्यादा आएगा तो ये वाला जो हमारा एंटी ट्रांसपोर्टर है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। और जब ये वर्क नहीं करेगा तो देखिए यहाँ से जो कैल्शियम आ रहा था ये अब इधर एब्जॉर्ब नहीं होगा और सिर्फ यही कैल्शियम एटीपेज वर्क करेगा और ये वाला नहीं काम करेगा, इस वजह से यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और ज़्यादा कैल्शियम हमारा प्रेजेंट हो जाएगा यूरिन में। तो ये कैल्शियम के इंक्रीज होने का मैकेनिज्म है। और मैग्नीशियम के इंक्रीज होगा तो मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम यहाँ से 25% मैग्नीशियम यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और जब ये वर्क नहीं करेगा तो मैग्नीशियम भी यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से मैग्नीशियम भी यूरिन में बढ़ जाएगा। और कैल्शियम भी यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम भी यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम का दो मैकेनिज्म है, यहाँ से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये वाला कैल्शियम सोडियम एंटी ट्रांसपोर्टर ये भी नहीं वर्क कर रहा है, इस वजह से यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन की बात करें तो देखिए प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा यूरिन में। और यूरिन में प्रोटॉन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यहाँ पे सोडियम ज़्यादा जाएगा और यहाँ पे देखिए सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से प्रोटॉन यूरिन में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लूप डायूरेटिक्स का। और उसके बाद फिर हम थायजाइड डायूरेटिक्स की बात करें तो देखिए थायजाइड डायूरेटिक्स यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे जब वर्क करेगी तो ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी जिसकी वजह से सोडियम यूरिन में ज़्यादा प्रेजेंट होगा। और बाइकार्बोनेट को भी इंक्रीज कर देगी, क्यों, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन को ये ज़्यादा कर देती है और इस वजह से बाइकार्बोनेट तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यूरिन तेज़ी से बहेगा और बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम एब्जॉर्प्शन सेम वही मैकेनिज्म की जब यहाँ से सोडियम नहीं एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ से देखिए पोटेशियम ये है सोडियम पोटेशियम एंटी ट्रांसपोर्टर ये ज़्यादा वर्क करेगा, इस वजह से पोटेशियम लॉस बढ़ जाएगा, इस वजह से यूरिन में पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और
क्लोराइड की बात करें तो देखिए क्लोराइड यहाँ पे यही इसी को हम ब्लॉक ही करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, तो क्लोराइड का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा यूरिन में। और कैल्शियम की बात करें, देखिए कैल्शियम यूरिन में कम हो जाएगा। ये क्यों कम होगा, तो इसका सेम चीज़ यही है कि जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो अंदर सेल के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, और जब यहाँ सोडियम की कमी होगी तो ये वाला जो एंटी ट्रांसपोर्टर है ना, ये वाला, ये देखिए सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर, ये ज़्यादा वर्क करेगा। और जब ये ज़्यादा वर्क करेगा तो अंदर सोडियम आएगा और बाहर कैल्शियम जाएगा, तो यहाँ से कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्व होगा और ज़्यादा इस रूट से चला जाएगा। इस वजह से कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्व होगा और सिक्रीट कम होगा। तो इसी वजह से थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से कैल्शियम का सिक्रेशन यूरिन में कम हो जाता है। और मैग्नीशियम पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, हो सकता है मैग्नीशियम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और हो सकता है मैग्नीशियम यूरिन में ज़्यादा प्रेजेंट हो। और उसके बाद फिर हम बात करें प्रोटॉन की, H+ की, तो H+ बढ़ जाएगा इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब सोडियम नहीं एब्जॉर्व होगा तो यहाँ से ये सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर ज़्यादा वर्क करेगा, इस वजह से प्रोटॉन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और सबसे लास्ट में हम बात करें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की, तो देखिए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यहाँ पे वर्क करती हैं, और ये क्या करेंगी, सोडियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करती है, इस वजह से बाइकार्बोनेट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और पोटेशियम की बात करें, देखिए पोटेशियम स्पेयरिंग है ही है, तो इस वजह से पोटेशियम यूरिन में लॉस कम हो जाएगा और बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, तो यूरिन में पोटेशियम कम हो गया। और क्लोराइड की बात करें तो देखिए क्लोराइड यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है यूरिन में। और क्लोराइड यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे यहाँ सोडियम एब्जॉर्ब होता है ना, तो देखिए सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड हमारा निगेटिव चार्ज है, तो सोडियम के साथ क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अब जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे रहे हैं तो इस वजह से सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सोडियम, ठीक है, जब सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे क्लोराइड जो थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा था वो भी नहीं एब्जॉर्ब होगा, इस वजह से क्लोराइड भी हमारा यूरिन में बढ़ जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की कंडीशन में। और कैल्शियम की बात करें तो देखिए कैल्शियम कम होगा यहाँ के इफेक्ट की वजह से, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही सेम चीज़ मैग्नीशियम पे भी है। और प्रोटॉन की बात करें तो देखिए प्रोटॉन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर वर्क नहीं करेगा, इस वजह से प्रोटॉन यूरिन में कम प्रेजेंट होगा, यहाँ बता दिया गया। तो ये हमारे हो गए चारों की, ठीक है, ये मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और इन चारों की यहाँ पे बात कर लेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क आता है एक्सक्रीशन में, ये यहाँ पे दिखा दिया गया और हमने सबका मैकेनिज्म बता दिया। अब हम ब्लड पीएच की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड पीएच हमको एसिडीमिया किस में देखने को मिलता है, यानी ब्लड पीएच कम किस कंडीशन में होता है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में हमारा ब्लड पीएच जो होता है कम हो जाता है, यानी एसिडीमिया हो जाता है। क्यों, तो देखिए मैकेनिज्म बताया गया कि HCO3 यानी बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये कम हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। देखिए यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आया वो यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्रीट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म है कि बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडीमिया होगा ही, क्योंकि बाइकार्बोनेट ये एल्केलोसिस कॉज करता है। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ये भी, क्यों, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म देखिए बताया गया कि एल्डोस्टेरॉन ब्लॉक प्रिवेंट पोटेशियम सिक्रीशन एंड H+ सिक्रीशन। तो देखिए एल्डोस्टेरॉन जो आता है, तो एल्डोस्टेरॉन इस पर जब वर्क करता है तो यहाँ से H+ का सिक्रेशन और पोटेशियम का सिक्रेशन दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एल्डोस्टेरॉन का ब्लॉक हो जाता है, यानी वर्क नहीं कर पाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में, तो ये H+ का सिक्रेशन इधर नहीं हो पाता है, ये चीज़ यहाँ बता दी गई। तो यही है कि यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग जैसे एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकेज प्रिवेंट्स पोटेशियम सिक्रेशन एंड H+ सिक्रेशन, ठीक है। तो H+ का सिक्रेशन भी रुक जाएगा और पोटेशियम का सिक्रेशन भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस तो होगी ही, पीएच कम हो जाएगा। और एडिशनली हाइपरकैलेमिया लीड्स टू पोटेशियम एंटरिंग ऑल सेल्स वाया प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर इन एक्सचेंज ऑफ H+ एग्जिस्टिंग सेल्स। तो देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म बता दिया है कि एल्डोस्टेरॉन जो होता है, एल्डोस्टेरॉन को जब हम ब्लॉक कर देंगे तो उसकी वजह से पोटेशियम का और प्रोटॉन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएच डाउन तो होगा ही, यानी एसिडोसिस होगी। और एडिशनली क्या होता है कि जब ये प्रोटॉन सिक्रेट नहीं होगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, और जब हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा ना, तो ये जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे मान लो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया हो गया, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे सेल ऊपर देखिए पोटेशियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। और ये पोटेशियम प्रोटॉन एंटी ट्रांसपोर्टर ये जो है देखिए इसके जरिए सेल के अंदर पोटेशियम एंटर करने लगता है और सेल से बाहर देखिए ये प्रोटॉन आने लगता है, जिस वजह से और ज़्यादा एसिडोसिस कॉज होती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एडिशनली हाइपरकैलेमिया लीड्स टू पोटेशियम एंटरिंग ऑल सेल्स। और यहाँ पे एक्सचेंजर कौन सा होगा, मतलब चैनल कौन सा होगा, तो प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर, ये जिसकी हम बात की, ये प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर। और इन एक्सचेंज ऑफ H+ एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये इसी की वजह से यहाँ से H+ जो है यहाँ पे सेल के अंदर जो था प्रोटॉन ये बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस हमको देखने को मिलेगी, पीएच कम हो जाएगा, ये यहाँ बताया गया, ठीक है। तो एसिडीमिया के दो हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में हम जब देंगे तो यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ये एल्डोस्टेरॉन के
एक्शन को प्रिवेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम और प्रोटॉन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इसी वजह से ब्लड पीएच कम हो जाता है ये प्रोटॉन कम होने की वजह से, और ये पोटेशियम हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, और हाइपरकैलेमिया कॉज करने की वजह से ये पोटेशियम सेल के अंदर एंटर होने लगता है प्रोटॉन पोटेशियम एंटी ट्रांसपोर्टर से, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो प्रोटॉन थे ये बाहर आ जाते हैं और ज़्यादा पीएच को डाउन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एसिडीमिया का मैकेनिज्म है। और एल्कलीमिया, एल्कोलोसिस का क्या मैकेनिज्म है, लूप डायरेटिक्स कैसे एल्कोलोसिस कॉज करती हैं, ये हम यहाँ बता दें। तो देखिए लूप डायरेटिक्स एंड थायजाइड कॉजेज एल्कलीमिया थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। तो लूप डायरेटिक्स और थायजाइड्स, तो ये देखिए ये और थायजाइड्स ये दोनों एल्कलीमिया कॉज करती हैं और इनके सेवरल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सेवरल मैकेनिज्म में कौन कौन से, देखिए सबसे पहले वैल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें वैल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा कैसे, तो देखिए इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2। तो इसमें एंजियोटेंसिन 2 जो होगा इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि रास इसमें एक्टिवेट हो जाता है, और जब रास एक्टिवेट होगा तो इसमें एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो गया। और जब एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज होता है तो देखिए इंक्रीज सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर इन पीसीटी। तो पीसीटी में ये वाला जो है, देखिए ये वाला सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर ये इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा ना तो देखिए प्रोटॉन ज़्यादा लॉस होगा, और जब प्रोटॉन ज़्यादा लॉस होगा तो उसकी वजह से हमको एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, इसी वजह से एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। यही यहाँ बताया गया कि वैल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जैसे एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो जाएगा इन दोनों कंडीशन में, लूप डायरेटिक्स में और थायजाइड्स में, जिसकी वजह से सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर इन पीसीटी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी वजह से देखिए क्या होगा, इंक्रीज HCO3 रीअब्जॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पे HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एल्कोलोसिस। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन लॉस भी हो रहा है, और उसके साथ देखिए ये जब आगे आके पूरी रिएक्शन देखिए यहाँ पे ये ओवरऑल देखिए बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करा रही है। तो बाइकार्बोनेट जब एब्जॉर्ब होगा तो एल्कोलोसिस तो देखने को मिलेगा ही, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हो गया कि वैल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से कैसे एल्कलीमिया होता है। और उसके बाद फिर देखिए पोटेशियम लॉस लीड्स टू पोटेशियम एग्जिस्टिंग ऑल सेल्स वाया प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर इन एक्सचेंज ऑफ H+ एंटरिंग सेल्स। तो देखिए दूसरा मैकेनिज्म बताया गया कि इन दोनों की कंडीशन में लूप डायरेटिक्स में और थायजाइड्स में पोटेशियम लॉस होता है, ठीक है, पोटेशियम लॉस होगा। देखिए यहाँ पे भी पोटेशियम का लॉस होता है, और इसकी वजह से भी जब सोडियम यहाँ नहीं अब्जॉर्ब होता है तो यहाँ से पोटेशियम लॉस होता है। और जब पोटेशियम लॉस होगा तो उसकी वजह से ना हाइपोकैलेमिया होगा, और जब हाइपोकैलेमिया होगा तो सेल के अंदर जो पोटेशियम होता है ये भी बाहर निकलने लगता है, और ये बाहर निकलेगा इसी से प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंजर से। ये देखिए ये हम यहाँ पे बताया, इससे बाहर निकलेगा। तो ये जब इधर आने लगेगा और ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो बाहर देखिए जो ये H+ था ये भी अब अंदर जाने लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमको एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। है तो देखिए वही यहाँ बताया कि जब पोटेशियम का लॉस हो जाएगा तो जिन सेल के अंदर पोटेशियम भरा है ना, हर सेल के अंदर पोटेशियम भरा होता है, तो पोटेशियम यहाँ बाहर निकलने लगता है सेल से। और जब सेल से पोटेशियम बाहर निकलेगा तो यहाँ पे देखिए ये एक्सचेंजर जो यही है पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंजर, ये वर्क करेगा तो बाहर जो प्रोटॉन हमारा था ना ये अंदर जाने लगेगा, और जब ये बाहर से प्रोटॉन यानी H+ अंदर जाएगा तो पीएच बाहर का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब पीएच बढ़ेगा तो इसी को हम एल्कलोसिस बोलते हैं। तो एल्कलोसिस कॉज करेगा। तो पोटेशियम लॉस लीड टू पोटेशियम एग्जिस्टिंग ऑल सेल्स वाया पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंजर इन एक्सचेंज फॉर H+ एंटरिंग सेल्स। तो H+ सेल के अंदर एंटर होने लगेगा, जिसकी वजह से एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। और तीसरा मैकेनिज्म देखिए इन लो पोटेशियम स्टेट, जब लो पोटेशियम स्टेट होगा H+ रेदर देन पोटेशियम, ठीक है, प्रोटॉन रेदर देन पोटेशियम एक्सचेंज फॉर सोडियम इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे देखिए ये वाले में क्या बताया गया कि ये देखिए ये हमने यहाँ पे बताया कि ये दोनों देखिए चैनल होते हैं, और जब ये हमारा प्रोटॉन कम हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम कम हो जाएगा, क्योंकि लूप डायरेटिक्स में और थायजाइड में पोटेशियम लॉस हो जाता है, तो हाइपोकैलेमिया जब होगा तो यहाँ पे देखिए ये हाइपोकैलेमिया की वजह से अब ये पोटेशियम लॉस नहीं हो पाएगा, अब ये चैनल के बजाय ये वाला चैनल काम करने लगेगा, इस वजह से और ज़्यादा हमारा H+ लॉस होने लगेगा। और जब H+ लॉस होगा तो हमारा पीएच जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो हमको एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। यही यहाँ बताया गया। तो देखिए इन लो पोटेशियम स्टेट H+ रेदर देन पोटेशियम इज एक्सचेंज फॉर सोडियम इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्कलोसिस होगा और पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया होगा। तो पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम के बजाय यहाँ पे प्रोटॉन ये यूरिन में सिक्रीट हो रहा है, इस वजह से पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। तो इस तरीके से आज हमने बात किया डायूरेटिक्स के इफेक्ट की कि इलेक्ट्रोलाइट पे इसका क्या इफेक्ट आता है, और पूरी डिटेल में हमने बात कर ली। और उसके बाद फिर हमने ब्लड पीएच पे भी क्या चेंजेस आते हैं ये बात कर ली। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लूप डायरेटिक्स, थायजाइड डायरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो इसमें से अगर हम बात करें देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स ये दोनों एसिडीमिया कॉज करते हैं, और मैकेनिज्म हमने यहाँ डिटेल में समझा दिया। और ये लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स ये दोनों एल्कलीमिया कॉज करते हैं, और एल्कलीमिया कॉज करने का मेन रीज़न क्या है तो हमने यहाँ पे बता दिया कि इसमें जो रोल होता है वो पोटेशियम का रोल होता है, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम का ही रोल होता है, और 3 मैकेनिज्म है, और 3 मैकेनिज्म को हमने बता दिया, ठीक है। और